अब हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.4 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस कैसे हैं? स्टेशनरी हैं, ये आपको आगे मिल जाएगा। इस 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कह लीजिए कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों ही पॉइंट के लिए बने हैं। एक पॉइंट चार्जेस के लिए है, एक पॉइंट मासेस के लिए है। चलिए यहां लिखा हुआ है इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस। जो दोनों के दोनों फोर्स हैं वो दोनों फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कैसे करते हैं इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कह लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो है 9 × 10⁹। तो फॉर्मूला हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। करेक्ट। फोर्स है तो यूनिट न्यूटन ही होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। तो ये हो गया, और ये हो गया न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है तो Fg कैपिटल G m1 × अपॉन r²। ये दोनों मास कैसे हैं? पॉइंट मासेस हैं। ठीक है। अब पॉइंट मास का मतलब ये नहीं कि पॉइंट मास हो जाए, बस डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो कि बहुत बड़ी चीज भी छोटी नजर आए। जैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे एक बस को आप देखते हो, आप बस के करीब हो तो बस कैसी है? बहुत बड़ी। तो आप कैसे कहोगे कि वो पॉइंट मास है? हाँ है। आप 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां से देखिए बस को। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस बॉडी से, ठीक है, तो वो उस डिस्टेंस से जब देखोगे आप 10 किलोमीटर जाकर के दूर, तो वो बॉडी आपको पॉइंट मास नजर आएगी। मीन्स सेपरेशन इतना ज्यादा हो जाए कि बॉडी अपने आप क्या समझ में आ जाए? पॉइंट मास आ जाए। इस तरह से ट्रेन भी पॉइंट मास हो सकती है, बस ऑब्जर्वेशन जरा दूर से करिए। ठीक है। चलिए यहां पे मुझे समझाना यह था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे फॉलो करते हैं। जिन जिन फॉर्मुलों में 1/r² आए वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे। तो यहां देखिए Fe प्रोपोर्शनल टू आएगा क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। Fg आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब ये ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें सेपरेशन बढ़ाने पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द मासेस, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जाएगा। फिर से डिस्टेंस बढ़ाइए, सेपरेशन बढ़ाइए बिटवीन द मासेस, बिटवीन द चार्जेस, फोर्स की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा जो बिटवीन द मासेस, बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज होगा। ऐसा हो रहा है अगर डिस्टेंस स्क्वायर में है, ठीक है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यहां पर दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने हैं और उनको कंपेयर करना है। किसके लिए कंपेयर करना है? जरा देखिए यहां लिखा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों फोर्सेस के रेशियो का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, फिर बात करेंगे प्रोटॉन के लिए। क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन में 2 सेगमेंट है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 चीजें पूछी जा रही हैं कि आप बताइए, क्या बताइए कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स? आपको पहला दिया गया कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है अलग अलग। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, दूसरा प्रोटॉन के लिए। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कुछ दूसरी चीज पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? यहां पूछा जा रहा है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का देना है।
ठीक है। मैं आपको ये भी रियलाइज कराऊंगा, बताऊंगा कि हाँ एक्सेलरेशन किसका ज्यादा और किसका कम कब होता है, ठीक है। एट द लास्ट जब हम लोग डिस्कशन कर चुके होंगे तो मैं एक लाइन आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि देखिए जिसका मास ज्यादा होता है, हमें ऐसे भी पता है जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो बट नेचुरल है, क्वेश्चन को करेंगे लेकिन फीलिंग पहले से आपको आती रहे कि जो मास है वो लाइट पार्टिकल है, तो मास नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कम है, ठीक है, और जो प्रोटॉन है उसका मास ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। ऐसा ही आपको मिलने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट की। सेक्शन ए के फर्स्ट पार्ट की तो 5 मिनट तो मुझे लग गए आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, हमें बात करनी है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस किसके किसके बीच में, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहां मान लेता हूं हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक। अब यहां पे डिस्टेंस हमने अपनी तरफ से मान ली क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं दी जा रही है, तो मैं डिस्टेंस को एज्यूम कर लेता हूं। लेट आर बी द डिस्टेंस, लेट आर बी द डिस्टेंस, आर बी द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक। प्रोटॉन पी हमने मान लिया। अब जरा बताइए इनके बीच में मुझे चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी वैल्यू होती है Fe। फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का हमें यहां पे क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस निकाल रहे होंगे तो देखिए चार्जेस का सिर्फ मुझे क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। अगर हम मैग्नीट्यूड ना लें, हम चार्जेस की जो वैल्यू है विद साइन रख लें तो क्या होगा, देखिए अगर चार्जेस के साथ साइन ले लोगे, ठीक है, यही लिख देता हूं मैं। देखिए अगर आप चार्जेस को विद साइन ले लो, Q1 को साइन के साथ ले लो, Q2 भी साइन के साथ ले लो, और मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, जब टोटल वैल्यू निकालो अगर F नेगेटिव आ जाए तो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक। अगर F पॉजिटिव आ जाए तो रिपल्सिव फोर्स। हम यहां पर यह नहीं बता रहे कि कैसा फोर्स है, हमें पता है कि अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में नेचुरली अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यहां पर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए क्या करना है, सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड यूज करना है। क्या रखोगे, देखिए यहां पे आ जाएगा कितना, इलेक्ट्रॉन के लिए तो चार्ज क्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज क्यू प्रोटॉन के लिए। नीचे कितना आ जाएगा, जाके यहां पे कितना आ जाएगा R²। आगे चलिए, ये तो हो गया हमारे पास, क्या ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, Fg इक्वल टू आएगा G m1 किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए। नीचे क्या आ जाएगा 1/r² आ जाएगा। चलिए तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन आपके पास सेकेंड आ गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए क्या, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो, ठीक है। रेशियो निकाला जाए, क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ Fe एंड Fg। कितना आएगा, Fe और Fg, इन सब का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में ही मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। दोनों की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर नेगेटिव आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं तो सिर्फ ऐसा लिख देंगे। कितना आ जाएगा यहां से, देखिए जब Fe और Fg करेंगे तो ये R² कैंसिल हो जाएगा और यहां से आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, यहां पे आएगा QE, यहां पे आएगा QP और यहां पे आ जाएगा कितना G
और ये आ जाएगा ME और आ जाएगा MP। क्लियर है इतना? चलिए अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है किसकी, QE और QP, और साथ ही साथ वैल्यू पुट करनी है किसकी, G की, ME की और MP की। जरा देखिए वैल्यू मैं यही पुट कर देता हूं, 9 इंटू 10 की पावर 9, QE मैग्नीट्यूड रखनी है वैल्यू की, तो 1.6 10 की पावर -19। प्रोटॉन का भी चार्ज यही होता है, तो 1.6 10 की पावर -19। नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11। क्लियर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया भी गया है, क्वेश्चन में ही गिवन है, रख दीजिए कितना 9.11 10 की पावर -31। और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी दी गई है, प्रोटॉन की वैल्यू ये लिखी है 1.67 10 की पावर -27। ये भी केजी में है, ये भी केजी में। क्लियर हुआ? चलिए अब मुझे क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, पावर को थोड़ा सा आसान बनाना है। क्या करना है, पावर्स को थोड़ा आसान बनाना है। बना लीजिए आसान, देखिए बना लीजिए आसान, मैं यहां पे बताता हूं आपको। ठीक, देखिए क्या आ गया जाके, FE अपॉन FG का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो आ गया, देखिए आप लिखिए 9 के बाद 1.6 और 1.6 लिख लीजिए, 1.6। ठीक है, हो गया। 9 लिखा, 1.6 लिखा, 1.6 लिखा, पावर को एक साथ लिखिए, कितना आएगा 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38 -38, और 11 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +11। ठीक, ये 31 ऊपर गया तो +31। ठीक, ये 27 ऊपर गया तो +27, इतना आ गया। नीचे वैल्यू क्या बची, नीचे आपके पास आया 6.67, और यहां से आया 9.11, और ये वैल्यू आ गई 1.67। इतनी वैल्यू आई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 9, ये डेसिमल हटाओगे तो यहां 2 जीरो आ जाएंगे, और इसको लिख सकता हूं कितना 667। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2.56, और नीचे आ जाएगा 9.11, और यहां कितना आ जाएगा, यहां मैं लिख सकता हूं 100 डिवाइडेड बाई 1.6। देखिए 1.67 था तो उसको पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी हटाया जा सकता है क्योंकि इसका 2.56 आया है, और नीचे यहां भी 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो मैं हटा सकता हूं। और यहां कितना आ गया जरा देखिए, यहां पे आ गया 27 और 31 ऐड करोगे कितना आता है, ऐड करने पर आ जाएगा आपके पास, देखिए ये 30 ये 30 20 50 58 हो गया, 58 और 58 और यहाँ पे 11, तो ये आ जाएगा 69 और 9 हो गए आपके पास 78 में 38 जाएंगे, कितना आएगा 10 की पावर 40 आ जाएगा। क्लियर है, 10 की पावर 40 आ गया। सिर्फ इसका कैलकुलेशन आपको करना है, किसका, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। तो कुछ ना करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, ऊपर के डिजिट का जब मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, देखिए मैं यहां पर तो डायरेक्ट लिखने वाला हूं, ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं यहां पे सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। कितना आ जाता है, इसका आता है 2304, ठीक है, और 4 टाइम्स 0 आता है, कितना आता है 4 टाइम्स 0, ठीक है, और यहां पे लिखा है कितना 10 की पावर 40, नीचे लिखा है इसका कितना आ जाएगा, देखिए 667 का इंटू 911 का और 167 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 101 कामा ये आ जाता है 475 और कामा ये आ जाता है 379। थोड़ी डिजिट बड़ी है, आपको भी कैलकुलेशन करते करते याद हो जाएगी। देखिए अभी क्या ये डिजिट थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है, तो इसमें एक जीरो कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 2304 और यहाँ 4 जीरो पहले थे, एक जीरो और कम इसमें लगा दीजिए, तो ये आएगा 10 की पावर 39 और नीचे से वैल्यू आ जाएगी 101475
और 379। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, तो आपको कितना मिल जाता है? इसको डिवाइड करने में मिलता है 2.27 10 की पावर 39। लेकिन आंसर इतना तो नहीं दिया जा रहा है। एनसीईआरटी में आंसर इतना नहीं दे रहे हैं। आंसर कितना दे रहे हैं? हम इसको अगर लिखना भी चाहें तो बहुत ज्यादा इसको इतना लिख सकते हैं, कितना? 2.3 10 की पावर 39। अब ये दो फोर्सेस का रेशियो है तो कोई यूनिट तो आने वाली नहीं है। कंफर्म है, कोई यूनिट तो नहीं आएगी। अच्छा, कोई यूनिट नहीं आएगी तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? हम इतना ही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि नहीं, ये आंसर आता है 2.4। तो हम इसको ऐसा करके लिख देते हैं। कैसा? देखिए, एक इक्विवेलेंट का साइन लगाते हैं और यहां पे मैंने लिख दिया, मैंने इसको इक्विवेलेंट का साइन लगाया, लिख दिया 2.4 10 की पावर 39। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी कहती है कि नहीं, 2.4 10 की पावर 39 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन में कितना आता है? कैलकुलेशन में हमारे आ रहा है 2.3 10 टू पावर 39। देखिए यहां से ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, वो है क्या एक्चुअली? वो है रेशियो ऑफ एफई अपॉन एफजी। तो एफई अपॉन एफजी क्या है? ये है एफई अपॉन एफजी। तो जो एफजी मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफई की जो वैल्यू है वो 39 टाइम्स ज्यादा है। 39 टाइम्स। कौन ज्यादा है? एफई। किससे ज्यादा है? एफई ज्यादा है। एफई ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और आप जानते हैं कि नेचर में जो बेसिक फोर्सेस 4 हैं, उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। तो वीक फोर्स से स्ट्रांग फोर्स कौन है? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है। तो यहां पे जो ये कितना स्ट्रांग है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स 10 टू द पावर 39 टाइम्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो स्क्रीन को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसके लिए? फार टू प्रोटॉन्स के लिए। सेक्शन ए का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है? फार टू प्रोटॉन। फार टू प्रोटॉन के लिए जरा देखिए, इस कैलकुलेशन को मैं हटा देता हूं यहां से, इतने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि अब चेंज हो जाएगी वैल्यू। देखिए, अगर मुझे लिखना है यहां पर, अभी तो सेक्शन फर्स्ट हो गया था और अब सेक्शन सेकेंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा होगा ए का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट किसके लिए है? फॉर प्रोटॉन के लिए। क्या लिखूंगा मैं? फॉर टू प्रोटॉन। टू प्रोटॉन। देखिए, इस सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें ये डिस्टेंस नहीं दी गई है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितना था और प्रोटॉन के बीच में कितना है। तो हम अभी भी मान के चलेंगे कि वो हमारे पास आर ही है। तो प्रोटॉन के बीच में लेना है। ठीक है, फॉर टू प्रोटॉन, लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन को मैं पूरा लिख देता हूं, इससे कंफ्यूजन ना हो। बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन को पी से है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन के लिए है तो यहाँ पे जहां पे ई लिखा था वहां पी आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको क्यूपी लिखने से अच्छा है क्यूपी स्क्वायर कर दूं। क्या कहते हो? क्यूपी स्क्वायर कर दूं। तो यहां पर ठीक है, अभी रहने देता हूं, कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं कि 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये आ जाएगा क्यूपी का स्क्वायर और नीचे आएगा आर स्क्वायर। ये हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपके पास फर्स्ट। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो होता है एफजी। क्या होता है? एफजी। ये होता है प्रोटॉन के लिए, तो ये हो जाएगा एमपी। ये भी हो जाएगा प्रोटॉन एमपी, इसका मास और इसका मास। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं कितना? जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 और ये हो जाएगा एमपी का स्क्वायर। मध्य प्रदेश में समझ लेना। ठीक, यहां पे क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। यहां पे आएगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आ गया। तो दोनों आपको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब क्या करना है? निकालना है रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ दीज फोर्सेस। तो क्या लिखा जाएगा? रेशियो ऑफ दीज फोर्सेस कितना है? रेशियो ऑफ दीज फोर्सेस। तो लिखिए रेशियो ऑफ एफई एंड एफजी। क्या लिखा जाएगा? एफई और एफजी का रेशियो। कैसे लिखना है? मैग्नीट्यूड में लिखना है। तो लगा दीजिए मैग्नीट्यूड। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या मिलेगा?
9 इंटू 10 की पावर 9 और यहां मिलेगा QP का स्क्वायर, QP का स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 6.67 10 की पावर -11 और यहां मिलेगा MP का स्क्वायर। करेक्ट है। चलिए इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए। फिर जब इसकी वैल्यू पुट कराओगे आप क्या मिलेगा, जाके यहां आया है FE और यहां है FG, उसका मैग्नीट्यूड, और यहां आपको करनी है पुट वैल्यू। चलिए तो 9 इंटू 10 की पावर 9 और यहां पुट करोगे क्या 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं। फिर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं। नेचर में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतनी बात आप बेसिक सी इंफॉर्मेशन है अपने पास आप रखोगे। देखिए यहां पे क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन तो क्वेश्चन में आपको गिवन ही है, रख दीजिए। कितना आएगा 6.67 10 की पावर -11 इंटू ये हो जाएगा कितना, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 और 1.67 इंटू 10 की पावर -27 का स्क्वायर कर लीजिए। कर लिया। चलिए अब क्या करना है, अब इसी को इजी करना है। कैसे इजी करना है, सबका अपने कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। चलिए देखिए मैं बताता हूं, शायद हो सकता है वो आसान लगे आपको। FE अपॉन FG, ठीक, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। यहां पे क्या है, ये रेशियो है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड्स का। इसके साइन लगाने का कोई मतलब नहीं, आप स्टार्टिंग में कहीं पे लिख देते कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो साइन ये इस तरह का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहां बोला ही गया है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम भी कर तो वही रहे हैं। चलिए यहां कितना आएगा 9 इंटू, जरा देखिए हम पावर सबसे लास्ट में लिखना चाह रहे हैं, 1.6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2.56। 10 की पावर 9 तो पहले से था, यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 38। क्या मिल जाएगा 38 मिल जाएगा। 19 और 19 दो बार लिखोगे तो यहां पे आ जाएगा -38। क्लियर है। जरा देखिए नीचे से, नीचे आया है 6.67, ठीक, ये लिख दिया, पावर रोक के रखा मैंने। यहां कितना है, ये 1.67 है, 1.67 को जरा सा 1.7 लिख सकते हैं, 1.7, तो 1.7 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 1.7 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आ जाता है। कितना आ जाएगा 289, ये तो स्क्वायर है सिंपल से, इसमें कोई सॉरी इसको मैं लिखूंगा कितना 279, कितना लिखूंगा 279 लिखूंगा। अच्छा 279, फिर क्या आएगा जरा देखिए, यहां पे पावर लिखने का कोई मतलब नहीं, ये तो हो गया 54 और यहां 11 है माइनस का, तो ऊपर ले जाइए, प्लस का 11 होगा, नीचे माइनस का 54 है तो ऊपर कर लेंगे 54। तो 54 और 11 कितने हो गए, ये हो गए 65, और 65 और 9 कितने हो गए, ये 64 और 9 हो गया 9 60। देखिए यहां पे कितना आ गया, ये 54 है और ये 11 9 20 और 20 और इसमें 20 ऐड कर लीजिए 54 में, तो 54 में 20 ऐड कर लोगे तो आपको कितना मिल जाता है 54 64 और 64 के बाद 74 में 38 हटा दीजिए तो आपके पास आएगा 36। कितना आ जाएगा 36। तो इसको क्या ले सकते हो, ये डेसिमल हटाओगे यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए ये तो अपने आप ही हट जाएगा, इसको हटाओगे तो क्या आएगा 900, ये आएगा 256 और यहाँ पे आएगा 10 की पावर 36 और नीचे आ जाएगा कितना 667 279 आ गया। अब इसी को सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप अपना ही दिमाग लगाइए, ठीक है, मैं तो कर दे रहा हूं। देखिए 900 और 256 इसकी वैल्यू तो मुझे तो याद है, अब आपको लिखना है। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 23, अभी मैंने किया था इसके पहले, ठीक है 2304 और 00। अब 667 और 279 की भी वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए कर लेता हूं 186,093 और यहाँ पे आएगा 10 की पावर 36।
जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 1.23 10 की पावर 36। लेकिन ये दो फोर्सेस का रेशियो है, तो कोई ना कोई यूनिट, कुछ भी यूनिट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या लिखती है? देखिए, हम अगर इसको लिखना भी चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम लिखना चाहें तो सिर्फ इतना ही तो लिखेंगे 1.23, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है? इसको लिखती है 1.3। एज पर एनसीईआरटी मैं लिख देता हूं, एज पर एनसीईआरटी 1.3 10 की पावर 36 ये देता है, ठीक। ये किसका है? एफई और एफजी का रेशियो है। ये कैसा है? एज पर एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब आप ऐसा सॉल्व करते हो तो आपको ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो मेरा तो 1.23 10 की पावर 36 आया, लेकिन वहां पे लिखा है, बुक में आप देखेंगे तो वहां लिखा है 1.3 10 की पावर 6। उनका अपना कैलकुलेशन है, आपका अपना कैलकुलेशन है। स्क्रीन पॉज कीजिए, इसे भी नोट करिए। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में 2 पार्ट है, क्लियर। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। सेक्शन बी में बोला जा रहा है estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction। मतलब यहां पे ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। मतलब एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वही दूसरा पहले पे लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा जरा देखिए। हम बात करने जा रहे हैं बी सेक्शन की, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारे पास प्रोटॉन है। अब इनके बीच की डिस्टेंस भी दे दी गई है। कितने पे है डिस्टेंस? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ये 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई। और मैं दूर कर देता हूं, जरा देखिए। यहां है प्रोटॉन आपके पास, यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 10 की पावर -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है। तो ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स प्रोटॉन पे लगाएगा, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि एक चार्ज जितना दूसरे पे लगाता है दूसरा भी उतना ही पहले पे लगाता है। तो क्या लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कितना आएगा? जो हमारे पास Fe की वैल्यू है वो 9 × 10 की पावर 9 आएगी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डील कर रहे हैं, तो कितना आएगा? यहां से आएगा QE और QP और डिस्टेंस आएगी r²। तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा यहां से जरा देखिए, 9 × 10 की पावर 9 आ जाएगा। QE क्या होता है? QE 1.6 10 की पावर -19। इतनी ही वैल्यू होती है QP की, 1.6 10 की पावर -19। नीचे डिस्टेंस कितनी है? 10 की पावर -10 और उसका किया गया है स्क्वायर, उसका बच्चा किया गया है स्क्वायर। सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आता है। ये आता है 9 10 की पावर 9। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2.56 और यहां से क्या मिलेगा? 10 की पावर -38 और यहां से क्या मिल जाएगा? 10 की पावर -20। ठीक है। अब जरा देखिए 20 को ऊपर लेके जाइए तो ये हो गया 29 और 38 में से 29 जाएंगे तो बच्चा कितना बचेगा? जरा देखिए 9 × 2.56 × 10 की पावर 9 बच जाएगा -9। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बता दीजिए आंसर कितना आएगा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है? अभी इसके पहले कराया है, भूल गए? चलिए लिख देता हूं मैं 23, वहां लिखा था 2304, यहां पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 04 10 की पावर -9 न्यूटन आ जाएगा। इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाएगा और प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन पे इतना लगाएगा। अब एक्सीलरेशन निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है? हाँ है। नहीं पता आपको? पता है। क्या पता है? जरा देखिए। अब आप निकालने जा रहे हो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो AE आएगा और ये आएगा FE/me। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन पूछ लूं तो ये आ जाएगा कितना आपके पास?
ये आ जाएगा एपी, तो ये आ जाता है एफई अपॉन एमपी। सिर्फ इतना ही तो काम करना है आपको, कर डालिए, वैल्यू पुट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। चलिए, मुझे ही बताना है तो मैं बता देता हूं। एफई की वैल्यू आपने इतनी निकाल ली, कितनी 23.04 10 की पावर -9, और एमई की वैल्यू आपको पता है 9.11 10 की पावर -31। इतना ही तो। चलिए, अब क्या हुआ, इसको सॉल्व करोगे, फिर मैं यही कहूंगा कि आप ट्राई जरूर करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, कितना आता है, ठीक है, कितना आएगा ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 31 है, ऊपर जाएगा, 31 में से 9 जाएंगे 22, पावर तो आपको दिख ही रही है। चलिए, पावर आपको दिख गई है तो फिर इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हटा दीजिए, कितना आ गया 2304, नीचे कितना आया 911, और यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर 22। सॉल्व करोगे इसको तो क्या मिल जाएगा, ये आपको सॉल्व करने पर एक छोटी सी डिजिट मिल जाती है 2.5, 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया। मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, अभी मिलने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, क्यों कम है, 10 की पावर -31 है। प्रोटॉन का कितना है, 10 की पावर -27 है। 27 ज्यादा है, 31 कम है। जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। कभी हल्की बॉडी को लेकर के फेंक के देखो, समझ में आएगा, बहुत तेज जाएगी, एक्सेलरेशन आप जबरदस्त दे दोगे। चलिए, यहां देख लीजिए इसको। चलिए, एफ की वैल्यू कितनी आई थी 23.04 10 की पावर -9, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -27। अब 27 को ऊपर लेके जाओगे, कितना बचेगा भाई, 27 में से देखिए 27 को ऊपर लेके जाओगे, 27 को ऊपर लेके जाइए, कितना आ गया, इसमें से 9 कम कर दीजिए, 9 कम कर दीजिए, कितना आएगा, ये आपके पास 18 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है, इसको इन दोनों को सब सॉल्व करोगे तो ये आंसर अप्रोक्सीमेशन में 1.4 के आसपास आ जाएगा। 1.4 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा देखिए, ये है प्रोटॉन का मास ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। यही बात मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए।